जीके क्लासेज में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीआर आगरा डिवीजन स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर है 35% एलडीसी कोटा एग्जाम पेपर है। दोस्तों ये पेपर है 15 मार्च 2024 को हुआ था। यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम मार्क लिखे हैं 100 मैक्सिमम मार्क हैं। 2 घंटे का समय आपको मिलता है। 110 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। 110 में से आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 100 क्वेश्चन जो आप 100 से ज्यादा करोगे तो पहले जो क्वेश्चन है, पहले 100 क्वेश्चन है वो ही चेक होंगे। उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है उनको चेक नहीं किया जाएगा। दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दोस्तों होती है। पास होने के लिए मिनिमम आपको 60% अंक चाहिए। 60 अंक दोस्तों यहाँ पर आपको चाहिए पास होने के लिए। दोस्तों इसके अलावा कि आपको जो अंक प्रश्न पत्र दिया जाता है, प्रश्न पत्र उसमें दोस्तों सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और यदि प्रश्नों की अस्पष्टता होती है तो दोस्तों आप को जो अंग्रेजी माध्यम है उसको ही मान्य किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया है कि जो लेवल 6 की ये वैकेंसी है और इसका जो वेतनमान होता है 35,400 इसका वेतनमान होता है। 35,400 इसका वेतनमान होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो पेपर कराने वाला हूँ उसमें 110 क्वेश्चन होंगे और हर प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आपको यहाँ पर दोस्तों करीब 500 क्वेश्चन का हल मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आरटीआई एक्ट सेक्शन 07 डिस्क्राइब आरटीआई अधिनियम धारा 7 में वर्णन किया गया है। बहुत ही धीरे तरीके से मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बताऊंगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। आरटीआई की बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन ये दोस्तों लागू हुआ था। अगर लागू की बात करें तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तों ये लागू हुआ था। अगर हम बात करें कि संसद में कब पारित हुआ तो ये 15 जून 2005 को ये संसद में पारित हुआ था। इसमें दोस्तों आरटीआई क्यों लाया गया? जनता के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आरटीआई लाया गया। सूचना का अधिकार, इसको हिंदी में बोलेंगे सूचना का अधिकार। इससे दोस्तों आप कई प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाकर आप कई प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। जो जानकारी नहीं मिलेंगी वो है दोस्तों, जैसे भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने से संबंधित कोई सूचना आपको नहीं मिलेगी। संसद या विधानसभाओं के विशेष अधिकारों का जहां पर उल्लंघन होगा वो दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। या दोस्तों कोई गोपनीय सूचना है वो सूचनाएं आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन और बनता है कि आरटीआई का जो जवाब है वो 30 दिन में मिल जाता है। 30 दिन में, नॉर्मली 30 दिन में मिल जाता है। अगर जीवन और स्वतंत्रता की बात करें या इमरजेंसी की बात करें तो दोस्तों 48 घंटे में, मतलब 2 दिन में आपको ये इसका जवाब मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि आरटीआई अधिनियम धारा 07 में वर्णन किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुरोध का निपटान। अनुरोध का निपटान इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दोस्तों, 2023-24 के दौरान कंप्यूटर की खरीद के लिए ब्याज दर है। 2023-24 की बात हुई है दोस्तों, तो इसकी ब्याज दर थी 9.1%। 9.1%। अगर हम बात करें कंप्यूटर खरीद की अग्रिम राशि की बात करें तो दोस्तों ये 50,000 रुपये या कंप्यूटर जो खरीदा जाता है जिस रेट में जिस कीमत में खरीदा गया है 50,000 से कम में, तो दोस्तों वो कीमत आपको यहाँ पर मिलती है। पूरी सेवा में दोस्तों आप यहाँ पर 5 बार, पूरी सेवा में आप यहाँ पर दोस्तों 5 बार ये कंप्यूटर अग्रिम ले सकते हैं। यहाँ पर 2023-24 की ब्याज दर पूछी गई थी तो 9.1% ब्याज दर थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, गैर चयन पद पर पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है।
फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है उस ग्रेड में न्यूनतम 2 साल की सेवा तत्काल निचले ग्रेड के कर्मचारी की पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, जब तक कि किसी विशेष श्रेणी में पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्त के में निचले ग्रेड में लंबी सेवा अवधि निर्धारित की गई हो। तो दोस्तों ये सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इस प्रयोजन के लिए सेवा में तदर्थ आधार पर प्रदान की गई सेवा यदि कोई हो उसके बिना किसी रुकावट के नियमित सेवा शामिल है। तो दोस्तों ये भी सही है। ए और बी किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बनाए जाने या खरीदे जाने वाले घर की लागत प्लॉट की लागत को छोड़कर कर्मचारी के मूल वेतन के गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए बशर्ते डैश करोड़ ही हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 139 एंड 1 इसका सही आंसर है। अगर बात करें दोस्तों हम घर खरीदने या घर के लिए अग्रिम राशि लेने के लिए, तो दोस्तों अग्रिम राशि जो ली जाती है वो वापस 180 किस्तों में वापस करनी होती है। इसमें 180 किस्तों में दोस्तों केवल मूलधन वापस होता है और 60 किस्तों में ब्याज वापस किया जाता है। 240 टोटल किस्त यहाँ पर होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों घर बनाने के लिए या घर के लिए जो अग्रिम राशि ली जाती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है 139 एंड 1 इसका सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जब 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को एक ही परीक्षा या चयन में समान योग्यता वाला घोषित किया जाता है तो उसके सापेक्ष वरिष्ठता जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जाती है। जिसमें अधिक उम्र का अभ्यर्थी वरिष्ठ होता है वह IREM डैश पैरा में आता है। IREM का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, और उसका पैरा पूछा है दोस्तों। उसका पैरा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही आंसर है। इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल पैरा 313 ए के अंतर्गत आता है। जब ये दोस्तों यहाँ पर बताया है कि वरिष्ठ उसी को माना जाएगा जिसकी जन्म तिथि ज्यादा है, जिसकी उम्र ज्यादा है, उसको यहाँ पर पैरा 313 ए के तहत वरिष्ठ माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जब एक कर्मचारी की पदोन्नति तथा एक सीधी भर्ती वाले की जो तारीख है वो यदि समान हो तो यहाँ पर पदोन्नति वाला है, प्रमोशन वाला है दोस्तों, उसको वरिष्ठ माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में तो दोस्तों यहाँ पर बताया है कि यदि कोई कर्मचारी जिसकी पदोन्नति की डेट और कोई कर्मचारी जिसकी जो सीधी भर्ती से आया है तो उनमें से जो वरिष्ठ माना जाएगा दोस्तों वरिष्ठ रहेगा। पदोन्नति वाला जो प्रमोशन वाला जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर वरिष्ठ रहेगा। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 22 अप्रैल 2013। अगर हम बात करें दोस्तों यौन उत्पीड़न अधिनियम ये किस रूल में है? तो दोस्तों रूल नंबर 3 में ये दिया हुआ है, महिलाओं से संबंधित यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। पारित की दोस्तों यहाँ पर डेट बता दी मैंने आपको 22/4/2013 22 अप्रैल 2013। अगर बात करें दोस्तों लागू कब हुआ तो दोस्तों ये लागू हुआ था 9 दिसंबर 2013 को ये लागू हुआ था। यहाँ पर पूछा है दोस्तों पारित कब हुआ, तो पारित हुआ दोस्तों 22 अप्रैल 2013 को ये पारित हुआ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है या यौन उत्पीड़न से संबंधित जो समिति बनाई जाती है उसकी जो जांच है वो 90 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। 90 दिन दोस्तों यहाँ पर दिए जाते हैं। और अगर महिला की बात करें तो दोस्तों अगर छुट्टियों की बात करें तो दोस्तों महिला को भी यहाँ पर छुट्टी 90 दिन की छुट्टी दी जाती है। अगर जेंट्स की बात करें तो इससे संबंधित 10 दिन की यहाँ पर जेंट्स को छुट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
ईसी में नियमों की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास आरक्षित है? आईआरसी का मतलब है दोस्तों इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड। ये दोस्तों शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति दोस्तों प्रेसिडेंट के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, और राष्ट्रपति दोस्तों अभी है द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, किसी रेल कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के डैश महीने के लिए असाधारण छुट्टी दी जा सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो 3 इसका सही आंसर है कि किसी भी रेल कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के 3 महीने की असाधारण छुट्टी दी जा सकती है। स्थायी कर्मचारियों की बात करें कि स्थायी कर्मचारियों को पूरी सेवा काल में इस प्रकार की दोस्तों ये 5 साल की छुट्टी मिल सकती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि सरकार की नाराजगी को ऐसे ग्रेड और उसके ऊपर के सेवानिवृत्त समूह ए अधिकारियों को सूचित किया जाना है जिनके संबंध में सेवानिवृत्ति से पहले बड़ी छोटी शास्त्रीय कार्रवाई शुरू की गई थी, और जहां ऐसी कार्रवाई को हटाया जाना है, किस प्राधिकारी द्वारा ऐसे ग्रेड और उसके ऊपर के सेवानिवृत्त समूह ए अधिकारियों को सरकार की नाराजगी के बारे में सूचित किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है यहाँ पर रेलवे बोर्ड इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मेडिकल श्रेणी B1 एंड B2 PME किया जाता है। PME का यहाँ पर दोस्तों फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर दोस्तों PME का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर आंसर देखिए, 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर और उसके पश्चात हर 5 साल में, ये इसका दोस्तों सही आंसर है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 45 वर्ष में 4 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, और 45 से लेके 55 साल में 45 से 55 के बीच में 2 साल में एक बार, और 55 से 60 के बीच में 1 साल में एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 45 साल की आयु प्राप्त करने पर उसके पश्चात हर 5 साल बाद मेडिकल श्रेणी B1 व B2 का PME किया जाता है। तो दोस्तों ए आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी लाभ निधि के कामकाज पर रेलवे बोर्ड को सालाना रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करेगा? तो दोस्तों GM इसका सही आंसर है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी लाभ निधि के स्टाफ जो बेनिफिट फंड है SBF के कामकाज पर रेलवे बोर्ड को सालाना रिपोर्ट GM करेगा। GM इसका सही आंसर है, स्टाफ बेनिफिट फंड। और ये जो स्टाफ बेनिफिट फंड है SBF स्टाफ बेनिफिट जो फंड है, ये दोस्तों 1931 में रेलवे में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, बीमारी के लिए पीएफ से खाते में जमा राशि के डैश तक निकासी की अनुमति दी जा सकती है? तो दोस्तों ये 90% तक निकासी की अनुमति दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो पीएफ की बात हुई है, तो पीएफ में कई बार क्वेश्चन आता है कि पीएफ में कितने डिजिट होते हैं? तो दोस्तों पीएफ 11 डिजिट का एक अंक होता है। अगर पेन नंबर की बात करें तो पेन नंबर में दोस्तों 10 अंक होते हैं। तो पीएफ का यहाँ पर बात हुई, तो पीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया कि 11 डिजिट का ये नंबर होता है, और जमा राशि के 90% तक निकासी की अनुमति दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 13, 2000 किमी से अधिक स्थानांतरण और जिसमें हवाई यात्रा की गई हो के मामले में ज्वाइनिंग का समय अधिकतम डैश दिनों के लिए स्वीकार्य है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यदि 1000
यहाँ पर 2000 पूछा है। यदि 1000 किलोमीटर तक स्थानांतरण के लिए जो यात्रा का समय दिया है वो 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन में कार्यभार ग्रहण कर सकता है। अगर 1000 से ज़्यादा और 2000 से कम है तो उसके लिए जो समय दिया है 12 दिन का समय दिया है। और 2000 से यदि ज़्यादा है तो उसके लिए 15 दिन का समय दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि 2000 किमी से अधिक स्थानांतरण और जिसमें हवाई यात्रा की गई हो के मामले में जॉइनिंग समय अधिकतम कितना हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2000 है, लेकिन हवाई से यात्रा की गई है तो दोस्तों आपको 12 दिन का समय मिलेगा। तो दोस्तों सी इसका सही आंसर है। हवाई यात्रा एयर यात्रा की है तो आपको 12 दिन का समय लगेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 दिन का समय आपको मिला है, लेकिन दोस्तों आप हवाई यात्रा से एक ही दिन में पहुंच जाएंगे तो एक दिन के बाद दोस्तों जो 11 दिन बचेंगे तो उनका क्या होगा। तो वो दोस्तों एलएपी में, जो एलएपी आपकी हैं उनमें जोड़ दिए जाएंगे। जो भी जितना भी समय बचेगा वो सब दोस्तों एलएपी में काउंट कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर, समय वेतनमान का मतलब क्या है। समय वेतनमान का मतलब क्या है। देखिए पहले में देखिए क्या लिखा हुआ है, वेतन जो आवधिक वृद्धि के साथ न्यूनतम से अधिकतम तक बढ़ता है, सही है। दूसरा देखिए विशेष वेतन व्यक्तिगत वेतन के अलावा अन्य वेतन, ये दोस्तों गलत है। तो इसका सही आंसर है ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर है, स्थायी पद का अर्थ है। स्थायी पद का क्या अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है समय की सीमा के बिना स्वीकृत वेतन की एक निश्चित दर। तो दोस्तों ये सही है। अगला देख लेते हैं ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, सीमित समय के लिए स्वीकृत वेतन की एक निश्चित दर, ये गलत है दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिए क्या सही आंसर है। तो इसमें देखिए ए इज करेक्ट, तो ए ही यहाँ पर दोस्तों सही है, ए इज करेक्ट, ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है स्पैरो का पूरा नाम क्या है। जो स्पैरो है उसका पूरा नाम क्या है। पहला देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है स्पैरो। स्पैरो होता है दोस्तों एस से स्मार्ट, पी से परफॉर्मेंस, ए से अप्राइजल, आर से रिपोर्ट, दूसरा जो आर है उससे दोस्तों रिकॉर्डिंग, ओ से ऑनलाइन और डब्ल्यू से विंडो। स्मार्ट, परफॉर्मेंस, अप्राइजल, रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन, विंडो, ये इसका फुल फॉर्म है। स्पैरो का पूरा फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों सही रहेगा, तो बी इज ए करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। स्पैरो की फुल फॉर्म दोस्तों आप याद कर लीजिए, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये इसका दोस्तों फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रेलवे कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दिया जाता है। रेलवे कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दिया जाता है। मैं दोस्तों आपको पहले ये क्वेश्चन बता देता हूं, जो रेलवे कर्मचारी है उसको 24 माह का मतलब 2 साल का लीव, स्टडी लीव दिया जाता है। और जो डॉक्टर होते हैं उनको 3 साल का मतलब 36 महीने का स्टडी लीव दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये लीव किस प्रकार से दिया जाता है, 12 मंथ का दिया जाता है। पहले 12 मंथ, उसके बाद 12 मंथ। डॉक्टरों को ये 12 मंथ, 12 मंथ और 12 मंथ 3 बार दोस्तों ये दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है, रेलवे कर्मचारी को अध्ययन अवकाश दिया जाता है। पहला, जो 3 वर्ष रेलवे सेवा अधिकारी के मामले में 8 वर्ष के भीतर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त की आयु तक पहुंचने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर है ये सही है, ऑप्शन ए इसका सही है कि जो इसकी सेवा 3 साल बची हो नॉर्मल कर्मचारी, और अगर हम चिकित्सा जो सेवा अधिकारी है उसकी 8 साल बची हो तो ही स्टडी लीव दी जाएगी। बी में देखिए, बी में कहा है जिसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है
और सरकार के तहत परिवीक्षा की अवधि सहित कम से कम 5 साल की नियमित निरंतर सेवा प्रदान की है। रेलवे चिकित्सा सेवा अधिकारी के मामले में दोस्तों ये 2 वर्ष है कि जो कर्मचारी है, रेलवे कर्मचारी है, उसने 5 साल की सेवा पूर्ण कर ली हो तभी उसको स्टडी लीव मिलेगी। रेलवे चिकित्सा अधिकारी के मामले में दोस्तों ये 2 वर्ष रखा है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर सही है कि 3 वर्ष की सेवा शेष बची हो और 5 वर्ष की सेवा हो चुकी हो। तो ये तो नॉर्मल कर्मचारी के लिए है रेलवे। और डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर दोस्तों जिनकी सेवा 8 साल की बची हो और जिन्होंने 2 साल सेवा कर ली हो तो उनको स्टडी लीव दी जाएगी। स्टडी लीव दोस्तों 24 माह दी जाती है रेलवे कर्मचारी को, और डॉक्टरों को दोस्तों जो चिकित्सा से संबंधित हैं उनको दी जाती है 36 महीने की। तो ए और बी दोनों ही दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ए और बी दोनों सही हैं। सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। SF5 अनुलग्न 4 है। SF5 का अनुलग्न 4 है। जो SF5 जो चार्जशीट दी जाती है उसका अनुलग्न 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आरोपों के समर्थन में दस्तावेजों की सूची, दूसरा है गवाहों की सूची जिसके द्वारा आरोपों की धारा को कायम रखा जाना प्रस्तावित है। दोस्तों ए इसका गलत है और बी सही है। तो बी इज करेक्ट। बी दोस्तों यहाँ पर सही है। अब बात करते हैं दोस्तों हम SF जो ये अनुलग्न है, SF जो 1 दी जाती है, SF जो 1 दी जाती है वो जिसमें निलंबन किया जाता है। और निलंबन दोस्तों कोई भी दंड नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निलंबन क्या कोई दंड है, तो दोस्तों निलंबन कोई दंड नहीं है। SF1 के बाद दोस्तों मैं आपको मुख्य जो SF हैं उनको बता देता हूँ। SF जो 4 है दोस्तों ये निलंबन से बहाली के लिए दिया जाता है। निलंबन से बहाली के लिए SF4 दिया जाता है। SF5 दोस्तों बड़ी शास्ति का आरोप पत्र होता है। SF7 की बात करें तो दोस्तों SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF7 में जांच अधिकारी की नियुक्ति। और SF8 में दोस्तों SF8 में प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति। अगर बात करें दोस्तों SF11 की तो छोटी शास्ति आरोप पत्र। और इसके अलावा SF11C की बात करें तो 11C में दोस्तों बड़ी शास्ति से छोटी शास्ति में कार्रवाई, बड़ी शास्ति से छोटी शास्ति में कार्रवाई। SF11 दोस्तों क्या है, छोटी शास्ति है। और SF11C बड़ी शास्ति से छोटी शास्ति में जब चेंज करना होता है तो दोस्तों ये SF11C दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर पूरे सेवा काल के दौरान रेलवे कर्मचारी को अदेय छुट्टी दी जा सकती है। अदेय छुट्टी लीव नॉट ड्यू LND दी जा सकती हैं। तो दोस्तों इसका देखते हैं। सेवा के दौरान अधिकतम 360 दिन तक की अवधि के लिए, संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 360 दिन तक के लिए, ये सही है। और दोस्तों संबंधित रेलवे कर्मचारी ने कम से कम 1 वर्ष की रेलवे सेवा की हो, तो दोस्तों ये भी सही है। बोथ सी आंसर रहेगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ए और बी दोनों सही हैं। ये दोस्तों सही आंसर है। LND दोस्तों टोटल यहाँ पर 360 दिन की एक बार में दोस्तों यहाँ पर LND मिलती है 90 दिन की एक बार में, और विशेष परिस्थितियों में दोस्तों ये 180 दिन की, और पूरे सेवा काल में 360 दिन की। तो दोस्तों यहाँ पर 360 ये आया था 360 तक की अवधि के लिए, तो ये सही था। और दूसरे में दोस्तों कम से कम 1 वर्ष की रेल सेवा की हो, तो दोनों ही सही हैं। ए एंड बी आर करेक्ट, इसका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में
कहा है कि एक रेलवे कर्मचारी स्थायी या अस्थायी, जिसमें रेलवे स्कूल में सेवारत कर्मचारी भी शामिल है, आधे औसत वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा। ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों, सेवा के संपूर्ण पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिन, ये सही है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के 10 दिन में, दोस्तों ये गलत है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष में 30 दिन, दोस्तों ये गलत है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 20 दिन इसका सही है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर है। जानबूझकर पहुंचाई गई चोट के लिए विशेष विकलांगता छुट्टी और अस्पताल की छुट्टी को हटा दिया गया है, उसके स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी छुट्टी दी गई है? तो दोस्तों वो छुट्टी है शॉर्ट में WRIIL, ये छुट्टी है दोस्तों। ये छुट्टी कौन सी है? देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, ये इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। पूछ लिया जाता है WRIIL की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव इसकी फुल फॉर्म होता है, और यही दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है। कर्मचारी लाभ निधि से कर्मचारियों की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रति व्यक्ति कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों 17 रुपये, RS 17 रुपये लिखा हुआ है, और उसके बाद RS 16, RS 24 और 36। दोस्तों सही जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 16 रुपये। 16 रुपये दोस्तों इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 से। भविष्य निधि नियम किस अध्याय के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों भविष्य निधि नियम में चैप्टर 9 IREC इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड 9 के अंतर्गत आते हैं भविष्य निधि नियम। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर है। रेलवे बोर्ड ने किसी भी समूह सी और डी पद के लिए आरआरबी आरआरसी के माध्यम से चयनित चिकित्सीय रूप से असफल पैनलबद्ध उम्मीदवार को वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान करने की नीति को डैश से बंद करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर है 25 मई 2009, 25/5/2009 इसका सही आंसर है। रूल नंबर 7 दोस्तों, यहाँ पर रूल नंबर 7 लगता है। रूल नंबर 7 में दोस्तों प्रदर्शन, धरना, जुलूस में भाग लेना वर्जित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि रेलवे बोर्ड ने किसी भी समूह सी और डी पद के लिए आरआरबी आरआरसी के माध्यम से चयनित चिकित्सीय रूप में असफल पैनलबद्ध उम्मीदवार को वैकल्पिक नियुक्ति करने की नीति से डैश बंद करने का निर्णय लिया है। तो 25/5/2009 इसका सही आंसर है। रूल नंबर 7 दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि रूल नंबर 7 क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 से। युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु या युद्ध जैसी गतिविधियों में रेलवे कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि एक मुश्त मुआवजा, जो विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है, और युद्धग्रस्त क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की विदेश निकासी के दौरान होने वाली मृत्यु पर दोस्तों कितने रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ सही आंसर है 45 लाख 45 युद्धग्रस्त क्षेत्र में 45 लाख इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला देखिए दोस्तों 26 नंबर। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का 3A से संबंधित है? 3A जो रूल है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये रूल तत्परता और शिष्टाचार से संबंधित है, रूल नंबर 3A। अब दोस्तों कुछ रूल आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 3A
तत्परता और शिष्टाचार। 3C की बात करें तो दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है, फीमेल सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है 3C। इसके अलावा दोस्तों बात करें रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों राजनीतिक गतिविधियों या चुनावों में भाग लेना वर्जित है। रूल नंबर 5 में क्या कहा गया है कि रेलवे कर्मचारी रूल नंबर 5 के अनुसार राजनीतिक या जो गतिविधि हैं या जो चुनाव हैं उनमें भाग लेना उनका वर्जित है। रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 में दोस्तों कहा गया है कि किसी संघ या संगठन में जो सरकार द्वारा दोस्तों बंद कर रखा है, उसको गलत घोषित कर रखा है, उसमें दोस्तों शामिल होना वर्जित है। जो संगठन भारत की एकता और अखंडता को दोस्तों खराब करते हैं, भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध हैं, उनमें दोस्तों शामिल होना रूल नंबर 6 में बताया गया है। रूल नंबर 7 की दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था, तो रूल नंबर 7 में कि कोई प्रदर्शन, धरना, जुलूस आदि में भाग लेना वर्जित है। दोस्तों जो यूनियन रेलवे की जो यूनियन है उनमें आप भाग ले सकते हैं, इसके अलावा उनमें जो प्रदर्शन है उनमें कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो प्रदर्शन है, धरना है, जुलूस है, उसमें भाग नहीं ले सकते। अब रूल नंबर 8 की बात करें तो रूल नंबर 8 में दोस्तों कहा गया है प्रेस या मीडिया से संबंध रखना भी वर्जित है। रूल नंबर 8 में बताया है कि प्रेस या मीडिया से संबंध रखना वर्जित है। रूल नंबर 9 की बात करें तो रूल नंबर 9 में दोस्तों बताया गया है कि सरकार की आलोचना करना भी वर्जित है, सरकार की आलोचना करना भी वर्जित है। एक दोस्तों रूल नंबर 13A बहुत ही इंपॉर्टेंट है 13A, इसमें दोस्तों दहेज पर प्रतिबंध से संबंधित है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी ना तो दहेज लेगा ना दहेज देगा, रूल नंबर 13A में बताया गया है। तो दोस्तों इन मेन रूल यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। 3A में तो दोस्तों यहाँ पर बताया है तत्परता और शिष्टाचार। 3C में मैंने बताया था, जो 3C है सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है, और यहाँ जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है ये 3B से संबंधित है, सरकार की नीतियों का पालन। रूल नंबर 5 में दोस्तों कहा गया है कि राजनीतिक गतिविधि या चुनावों में भाग लेना वर्जित है। रूल नंबर दोस्तों 6 में कहा गया है किसी भी संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है जो भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध हो। रूल नंबर 7 में दोस्तों बताया गया है कि प्रदर्शन, धरना, जुलूस आदि में भाग लेना भी वर्जित है। रूल नंबर 8 में दोस्तों बताया गया है कि जो प्रेस है और मीडिया है उससे संबंध रखना भी वर्जित है। रूल नंबर 9 में दोस्तों बताया गया है कि सरकार की आलोचना करना वर्जित है। और रूल नंबर 13 जो इम्पोर्टेंट है, इसमें दहेज से संबंधित है, दहेज पर प्रतिबंध की कोई भी रेल कर्मचारी ना तो दहेज लेगा ना दहेज देगा, ये इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेवल नंबर 14, जो लेवल 14 है में प्रारंभिक वेतन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। ये दोस्तों 7वें पे कमीशन के अनुसार हैं। लेवल 1 से 18 तक दोस्तों लेवल होते हैं, 1 से 18 तक। यहाँ पर दोस्तों लेवल 14 का प्रारंभिक वेतन पूछा है जो 1,44,200 होता है, 1,44,200। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लेवल 13 का जो वेतन होता है, लेवल 13 का जो वेतन है 1,18,500, 1,18,500 जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लेवल 13 है। और लेवल 1 में जो लिखा हुआ है 1,31,100, ये 13A एक लेवल दोस्तों यहाँ पर 13A भी है जो 1,31,000। अगर हम बात करें लेवल 16 की, तो लेवल 16 में 2,05,400, 2,05,400 ये प्रारंभिक वेतन है। लेवल 17 की बात करें तो लेवल 17 में 2,25,000, 2,25,000 ये लेवल 17 का है। और लेवल 18 की बात करें तो लेवल 18 में 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए दोस्तों ये लेवल 18 का प्रारंभिक वेतन है। 13A का 1,31,100,
13 का 1,18,500, 14 का दोस्तों पूछा गया था 1,44,200 और 15 का दोस्तों यहाँ पर 15 का मैंने आपको बताया है 1,82,200, ये लेवल 15 का होता है। 16 का दोस्तों बताया था आपको 2,05,400, 17 का 2,25,000 और 18 का दोस्तों 2.5 लाख रुपए यहाँ पर प्रारंभिक वेतन होता है। ये आपको वेतन आप मैं बता दिए हैं। अगला देखिए दोस्तों, विदेश सेवा का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 18। पहला ऑप्शन में देखिए, एक रेलवे कर्मचारी को इस तथ्य पर विचार करते हुए वेतन दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के अलावा किसी अन्य देश में सेवा कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका गलत है, ऑप्शन ए इसका यहाँ पर दोस्तों गलत है। ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी देखते हैं, वह रेल सेवा जिसमें एक रेलवे कर्मचारी भारत की संचित निधि के अलावा किसी एक अन्य स्रोत से सरकारी की मंजूरी के साथ अपना वेतन प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन सी में देखिए, एक अधिकारी दूसरे विभाग में सेवारत है। ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही रहेगा। मैंने यहाँ पर क्रॉस गलत लगा दिया था दोस्तों, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक रेलवे कर्मचारी जिसने डैश महीने या उससे अधिक समय तक उच्च ग्रेड या पद पर कार्य किया है, उसे RSD&A नियम 1968 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना असंतोष कार्य के लिए वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 18 महीने या उससे अधिक समय तक उच्च ग्रेड पद या पर कार्य किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी 18। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, CBT का सही रूप चुने। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी लोग इसको जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर है, संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना जो MACP होती है के तहत वित्तीय उन्नयन अनुदान के लिए रेलवे कर्मचारी की उपयुक्तता का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, स्क्रीनिंग समिति। दोस्तों ये स्कीम जो चालू हुई थी 1/9/2008 से ये स्कीम शुरू हुई थी। दोस्तों पूरी सेवा काल में 3 वित्तीय फायदे दिए जाते हैं, 10 साल, उसके बाद अगले 10 साल, फिर अगले 10 साल। इसका मतलब 10 साल में, 20 साल में और 30 साल की सेवा में 3 वित्तीय फायदे होते हैं। और ये फायदे किसको दिए जाते हैं दोस्तों? जिनका प्रमोशन नहीं होता है और जिनको MACP लगती है। तो MACP दोस्तों 10 साल में एक बार MACP लगती है और पूरे सेवा काल में 3 बार दोस्तों ये वित्तीय लाभ आपको मिलता है। अगला नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 से RELHS 97 सुविधा उन सभी रेल कर्मचारियों के लिए लागू है जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए देखिए, इसमें कहा है कि सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु पर, जिसने 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ये गलत है। ऑप्शन बी सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु पर, ए इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, IREC इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड का कौन सा अध्याय चोटों और व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे को कवर करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही आंसर है, अध्याय नंबर 10, चैप्टर 10 इसका सही आंसर है। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रोड साइड स्टेशन का मतलब है इसके अलावा कोई अन्य स्टेशन, एक महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन, उसके अलावा मार्शलिंग यार्ड वाला एक स्टेशन। तो दोस्तों दोनों ही सही हैं, एक महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन और मार्शलिंग यार्ड वाला एक स्टेशन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर इज करेक्ट, दोनों सही हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए,
गहन श्रमिकों के शॉर्ट ऑफ मामले में आराम की अवधि, जो गहन श्रमिक होते हैं उनके शॉर्ट ऑफ मामले में आराम की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए 6 घंटे की ड्यूटी के रोस्टर में 12 घंटे से कम, और 8 घंटे की ड्यूटी के मिश्रित रोस्टर में 14 घंटे से कम। तो दोस्तों यहाँ भी ए और बी दोनों करेक्ट हैं। ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 से, निरंतर प्रकृति के रोजगार के मामले में रेलवे कर्मचारी जिसका निवास स्थान ड्यूटी के स्थान से 1.6 किलोमीटर से अधिक दूर है, डैश घंटे स्प्लिट ड्यूटी को सामान्य ड्यूटी के अलावा घंटे के बराबर माना जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों सही है, 7 घंटे की स्प्लिट ड्यूटी के सामान्य ड्यूटी के 8 घंटे के बराबर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 7। क्वेश्चन देखिए 37, इंडक्शन ट्रेनिंग और कन्वर्जन ट्रेनिंग सहित दोहरे ट्रैक्शन में सहायक लोको पायलट का प्रशिक्षण दोस्तों 109 डेज एंड 36 डे, 109 दिन और 36 दिन इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में ड्यूटी के घंटों की परवाह किए बिना आउट स्टेशन पर न्यूनतम 8 घंटे का आराम निर्धारित है। चालक दल को 8 घंटे के आराम के बजाय डैश घंटे आराम का विकल्प दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका 6 घंटे का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 6 घंटे आराम का विकल्प दिया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मानक फॉर्म 14 का उपयोग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए, नियम 2308 आई 2308 RII के तहत मंजूरी। तो दोस्तों अगला देखिए, ज्ञापन जहां नियम 14(1) के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है, ये दोस्तों यहाँ पर गलत है। नियम 2308 RII के तहत कार्रवाई हेतु आरोप पत्र, दोस्तों ये भी गलत है। और दोस्तों ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नियम 2308 RII के तहत मंजूरी। 39 का दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखिए दोस्तों, पदोन्नति से इनकार करता है, जो कर्मचारी पदोन्नति से इनकार करता है उसे उस अवधि के दौरान पदोन्नत के लिए किए गए कर्मचारी से कनिष्ठ रैंक नहीं दिया जाएगा जिस अवधि के दौरान उसे पदोन्नति से इनकार करने की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों ये इसका गलत है। क्वेश्चन 40 का बी देखिए, जो कर्मचारी किसी कारण से 1 वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति से इनकार करता है तो उसे उस वर्ष के लिए स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो बी इज करेक्ट, बी इसका बिल्कुल सही है कि पदोन्नति से यदि इनकार करता है तो उसे उस वर्ष के लिए स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, डैश में वित्त सहमति आवश्यक है, डैश में वित्त सहमति आवश्यक है। ऑप्शन ए में देखिए, LAP की मंजूरी, बीमार छुट्टी की मंजूरी, अवकाश नकदीकरण की छुट्टी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इन तीनों में से कोई नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक कारखाना के कर्मचारी को एक वर्ष में डैश अवसर पर आधे दिन की छुट्टी रहेगी, LAP प्रदान की जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों LAP की बात हो रही है कि LAP आधे दिन की कितनी बार एक वर्ष में एक कारखाना कर्मचारी को प्रदान की जा सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है,
6 बार दोस्तों ये आधे दिन की LAP मंजूर करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पूरी LAP लेनी होगी। क्वेश्चन नंबर 43, कैजुअल मजदूरों को रेलवे अनुशासनात्मक नियमों के तहत कब नियंत्रित किया जा सकता है? 43 का देखिए दोस्तों, कैजुअल मजदूरों को रेलवे अनुशासन नियमों के तहत कब नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए में देखिए नियुक्ति की तारीख से 4 महीने बाद, तो दोस्तों ये गलत रहेगा। नियुक्ति की तारीख से 6 महीने बाद, ये भी गलत है। अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद, ये भी दोस्तों गलत है। डी में देखते हैं नियमित अवशोषण के बाद, ऑप्शन डी इसका दोस्तों यहाँ पर सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ऐसे मामले में जब जन्म का वर्ष या वर्ष और महीना ज्ञात हो लेकिन कर्मचारी की सटीक तारीख नहीं हो, जन्म की तारीख सेवा के रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। 1 जुलाई जहां वर्ष ज्ञात है, 1 जुलाई जहां वर्ष ज्ञात है। उसके बाद ऑप्शन बी में देखिए उस महीने की 16 तारीख जहां वर्ष और माह पता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही सही है, ए और बी, ए एंड बी आर करेक्ट। ए और बी दोनों ही सही हैं। तो कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दोस्तों ये दिखाया गया है कि ए और बी यहाँ पर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अंडर RTI एक्ट 2005 सेक्शन 6 डील विथ, RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 6 संबंधित है, धारा 6 संबंधित है सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के लिए, सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के लिए। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही आंसर है। RTI से संबंधित मैंने आपको पहले बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 46 से, महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत किसी भी जांच के पूरा होने पर आंतरिक समिति जैसा भी मामला हो, अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट जांच होने की तारीख से नियोक्ता या जिला अधिकारी को 10 दिन की अवधि प्रदान करेगी। यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो सही है, 10 दिन की अवधि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों पूरी कमेटी जो कार्रवाई करती है, कार्रवाई में जो पूरा समय लगना चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए कार्रवाई, वो दोस्तों 90 दिन में यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 47, आश्रित रिश्तेदार रेलवे कर्मचारी के संबंध में जिसके पिता जीवित नहीं है का अर्थ है तलाकशुदा माँ सहित माँ, अविवाहित या विधवा बहन। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर सही है कि तलाकशुदा माँ या सहित माँ, अविवाहित या विधवा बहन, ये सही है। बी में देख लेते हैं, बी में क्या कहा है, 21 वर्ष से अधिक उम्र का भाई या सौतेला भाई, बशर्ते वह रेलवे कर्मचारी के साथ रहता हो और उस पर पूरी तरह से निर्भर हो। तो दोस्तों ये इसका गलत रहेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर है, जिन अग्निवीरों ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है उनसे रेलवे भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित खुली बाजार भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए डैश का शुल्क लिया जाएगा जो वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उन्हें पैसे वापस करने का प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पर 250 रुपये का शुल्क लिया जाएगा और जो परीक्षा में उपस्थित होंगे वो शुल्क वापस कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एवरी सब्सक्राइबर शैल सब्सक्राइब मंथली टू दी NPS, प्रत्येक योगदान करने वाला जो NPS में मासिक सदस्यता लेनी होगी। इसमें देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ड्यूटी या विदेश सेवा के दौरान, लेकिन निलंबन की अवधि के दौरान नहीं। तो दोस्तों ये सही है। बी में देखिए दोष मुक्ति पर या अन्यथा अंशदान की राशि पर परिलब्धियां होंगी जिसका वह ड्यूटी पर लौटने के बाद पहले दिन हकदार होगा। तो दोस्तों ये भी सही है। तो यहाँ पर ए एंड बी करेक्ट है। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 लेवल 5 के पद पर ओपन मार्केट भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?
सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 लेवल 5 का दो बेसिक होता है दोस्तों 29,200 होता है लेवल 5 का। ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेंटेशन में उत्तीर्ण। तो दोस्तों ये इसका सही है ऑप्शन ए। बी क्या कहता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बुनियादी धाराओं के किसी भी उपधारा के संयोजन में बीएससी। तो दोस्तों ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दोनों सही हैं, ए और बी दोनों यहाँ पर दोस्तों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, रेलवे कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों को कौन संभालता है। तो दोस्तों यहाँ पर शिकायत जो है शिकायत कक्ष, कर्मचारी शिकायत कक्ष, एम्प्लॉय ग्रीवेंस सेल कर्मचारी शिकायत कक्ष ये संभालता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। प्रेम PREM प्रेम बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, जो प्रेम की बैठक है वर्ष में कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए, ये इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेम मीटिंग शुड बी हेल्ड हाउ मेनी टाइम इन द ईयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, मैं आपको आंसर पहले बता देता हूँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी में 4 लिखा हुआ है कि 4 बार वर्ष में आयोजित होनी चाहिए, इसका मतलब 3 मंथ में एक बार दोस्तों ये मीटिंग आयोजित होनी चाहिए, ये बैठक आयोजित की जानी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर प्रेम की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। प्रेम की जो फुल फॉर्म है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेम की। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। एक बार दोबारा से सुनिए, प्रेम PREM, पी का पार्टिसिपेशन, ऑफ लगता है दोस्तों, उसके बाद आर का मतलब होता है रेलवे, ई का एम्प्लॉयज, इन मैनेजमेंट, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होती है। ये दोस्तों संविधान की धारा 343 में दोस्तों ये प्रेम के बारे में बताया गया है। ये 3 मंथ में एक बार होती है दोस्तों। ये 3 स्तरीय समिति होती है, 3 स्तरीय समिति होती है। 3 स्तर में दोस्तों कौन कौन से इसके स्तर होते हैं, एक तो रेलवे बोर्ड स्तर होता है, एक जोनल स्तर होता है और एक मंडल स्तर होता है। कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है कि रेलवे बोर्ड स्तर पर इसका जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन कौन होता है, तो CRB होता है, CRB। अगर जोनल स्तर पर बात करें कि जोनल जो स्तर है उस पर है इसका चेयरमैन महाप्रबंधक होता है, और दोस्तों मंडल स्तर पर बात करें तो इसका DRM अध्यक्ष होता है। प्रेम की फुल फॉर्म होगी दोस्तों पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। ये वर्ष में 4 बार आयोजित की जानी चाहिए। 3 स्तरीय समिति होती है जिसमें दोस्तों स्तर होते हैं रेलवे बोर्ड स्तर जिसका चेयरमैन होता है CRB, एक जोनल स्तर होता है जिसका चेयरमैन होता है महाप्रबंधक, और एक मंडल स्तर होता है जिसका चेयरमैन होता है DRM। ये दोस्तों इससे संबंधित ये जानकारी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर 53, यदि किसी महिला रेल कर्मणी ने बच्चे को जन्म दिया है और जन्म के 28 दिन के भीतर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश मिलता है, विशेष मातृत्व अवकाश मिलता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन के जवाब से पहले कुछ और डिटेल आपको बता देता हूँ कि रेलवे जो फीमेल महिला है उसको पैटर्निटी लीव मिलती हैं, वो टोटल 180 दिन की पैटर्निटी लीव दी जाती हैं। और ये दोस्तों चालू हुई थी 1/9/2008 से दोस्तों ये चालू हुई थी 1/9/2008 से पैटर्निटी लीव 180 दिन की दी जाती हैं। अगर वीक में पूछ लिया जाए तो दोस्तों कई बार वीक में पूछ लिया जाता है, 26 वीक में दोस्तों
ये 26 वीक की छुट्टियां होती हैं। यदि दोस्तों विशेष चिकित्सीय कारण अगर हो जाए तो ये 180 दिन को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 2 साल तक दोस्तों ये छुट्टियां दी जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसमें विशेष मातृत्व अवकाश है कि जिसका बच्चा 28 दिन के भीतर जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका आंसर है दोस्तों 60 दिन विशेष मातृत्व छुट्टी है। अगर हम गर्भपात की बात करें तो गर्भपात में दोस्तों 45 दिन की छुट्टी दी जाती है गर्भपात में। और दोस्तों सीसीएल की बात करें, चाइल्ड केयर लीव दोस्तों, तो ये पूरे उसमें 730 दिन की, पूरी सेवा काल में 730 दिन की दोस्तों ये चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। दोबारा से देखिए दोस्तों, गर्भपात के समय 45 दिन की छुट्टी, विशेष मातृत्व अवकाश यहाँ पर दिया है जिस क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म के 28 दिन के भीतर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो 60 दिन की विशेष मातृत्व छुट्टी। पैटर्निटी लीव दोस्तों टोटल 180 दिन की मिलती है। विशेष चिकित्सीय कारणों के कारण इनको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और वीक में पूछा जाए तो 26 वीक की ये छुट्टियां मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए 54, भारतीय रेलवे में विशेष प्रतिपूरक पहाड़ी क्षेत्र भत्ता का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में कहा है पहाड़ी क्षेत्रों में रहने की उच्च लागत की भरपाई के लिए, तो दोस्तों ये सही है। बी में कहा है कर्मचारी को दूरस्थ स्थानों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। ऑप्शन सी में कहा है वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करना, तो दोस्तों ये भी गलत है। उपरोक्त में से सही ये दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने की लागत है वो उच्च होती है, उसकी भरपाई के लिए ये दोस्तों विशेष प्रतिपूरक भत्ता जो पहाड़ी क्षेत्र भत्ता है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए 55, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे में कल्याण निरीक्षक का विशिष्ट कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए में कर्मचारी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये दोस्तों सही है। ऑप्शन बी में कहा है कर्मचारी शिकायतों का प्रबंधन करना, ये भी दोस्तों सही है। ऑप्शन सी में कहा है ट्रेन संचालन की देख रेख करना, तो दोस्तों ये गलत है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करना, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट कर्तव्य नहीं है ये पूछा गया है, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि ट्रेन संचालन की देखरेख जो कल्याण निरीक्षक है उसका काम नहीं है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों एग्जाम देते समय ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या गया है कि नहीं है या है, तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कल्याण निरीक्षक लेवल 6 की वैकेंसी है। लेवल 6 में दोस्तों 35,400 बेसिक होता है और ये कार्मिक विभाग के अधीन कार्य करता है। कल्याण जो निरीक्षक है वो कार्मिक विभाग के अधीन कार्य करता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसकी जो मेडिकल कैटेगरी है वो C1 मेडिकल कैटेगरी होती है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए 56 से, पेंशन भोगी की मृत्यु के मामले में विधवा को डैश की अवधि के लिए बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन दे है। तो दोस्तों 56 का सही आंसर क्या है वो देखते हैं। पहले में देखिए 7 वर्ष या मृत कर्मचारी की आयु 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये दोस्तों गलत है। ऑप्शन बी में देखिए 10 वर्ष या मृत कर्मचारी की आयु 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में देखिए 10 वर्ष या मृत कर्मचारी की आयु 67 वर्ष जो भी पहले हो, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए ऑप्शन है डी 7 वर्ष या मृत कर्मचारी की आयु 67 वर्ष जो भी पहले हो, दोस्तों ये इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फैमिली पेंशन की बात करें तो दोस्तों फैमिली पेंशन की शुरुआत 1 जनवरी 1964 से फैमिली पेंशन शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 7 वर्ष या मृत कर्मचारी की आयु 67 वर्ष जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं,
भारतीय रेलवे में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण और रोजगार को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए रेलवे अधिनियम, ऑप्शन बी प्रशिक्षु अधिनियम, ऑप्शन सी श्रम अधिनियम और डी रेलवे अप्रेंटिस अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रशिक्षु अधिनियम। ये दोस्तों 1961 में लाया गया था। रेलवे अधिनियम की बात करें तो ये दोस्तों 1989 1989 में लाया गया था। श्रम अधिनियम की बात करें तो श्रम अधिनियम जो कानून लाया गया था ये 1948 में लाया गया था और रेलवे अप्रेंटिस एक्ट 1961 में लाया गया था। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी प्रशिक्षु अधिनियम। अगला क्वेश्चन 58, भारतीय रेलवे में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षण अवधि की अधिकतम अवधि क्या है? तो दोस्तों इसकी अवधि है 1 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HOER के अंतर्गत क्लर्क का वर्गीकरण क्या है? HOER की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। तो दोस्तों HOER की जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों है हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलेशन। हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये दोस्तों रेलवे में कब आया? 2005 में ये रेलवे में आया, 2005 में। इसके हिसाब से दोस्तों चार प्रकार के कर्मचारी होते हैं। 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक गहन कर्मचारी जिनको इंटेंसिव, दूसरा दोस्तों निरंतर कंटिन्यूअस, तीसरा आवश्यक रूप से विरामी और चौथा दोस्तों एक्सक्लूडेड अपवर्जित। गहन, निरंतर, आवश्यक रूप से विरामी और अपवर्जित। इंग्लिश में दोस्तों पहला गहन को इंटेंसिव बोलेंगे, निरंतर को कंटिन्यूअस, आवश्यक रूप से विरामी को एसेंशियल इंटरमिटेंट और चौथा अपवर्जित एक्सक्लूडेड। दोस्तों एक्सक्लूडेड यहाँ पर HORE के अंतर्गत क्लर्क का वर्गीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लर्क का वर्गीकरण है कंटिन्यूअस। ये दोस्तों निरंतर के अंतर्गत आते हैं। अपवर्जित में JEE SSC जो पर्यवेक्षक होते हैं वो दोस्तों अपवर्जित जो है उसमें आते हैं। यहाँ पर गहन के अंतर्गत कौन से आते हैं? जो गहन में कि जिनकी ड्यूटी 6 घंटे, जिनकी ड्यूटी मतलब ज़्यादा काम हो, हैवी वर्क हो, गहन ड्यूटी 6 घंटे तक की हो, जिनमें वो इधर उधर भी नहीं जा सके, और भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो गहन ड्यूटी होगी दोस्तों। इसके अलावा जो आवश्यक रूप से विरामी होते हैं जिनकी ड्यूटी 12 घंटे की हो और वो लगातार 6 घंटे से अधिक काम नहीं करें, ये आवश्यक रूप से विरामी होंगे। इसमें गहन में दोस्तों जैसे कंट्रोलर हैं वो आते हैं। आवश्यक रूप से जो विरामी होते हैं उनमें जैसे बंगला प्यून है, सैलून अटेंडेंट है, ये इस प्रकार के कर्मचारी आते हैं। एक्सक्लूडेड में मैंने आपको बता दिया है कि जो JEE है, SSC है, जो पर्यवेक्षक हैं वो एक्सक्लूडेड में आते हैं। क्लर्क का वर्गीकरण दोस्तों निरंतर है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ का सही आंसर है 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय रेलवे में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है? भारतीय रेलवे में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किस अधिनियम द्वारा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर वेतन भुगतान अधिनियम 1936, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936। अगला क्वेश्चन देखिए 68, किसी के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना अनुरोध के मामले में सार्वजनिक प्राधिकरण को RTI अधिनियम के तहत कितने दिनों में जवाब देना होता है? दोस्तों जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामला जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताया था 48 घंटे 2 दिन का समय होता है। और दोस्तों 30 दिन जो नॉर्मल जवाब होते हैं
वो 30 दिन में दिए जाते हैं। तो जीवन और स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे समय रखा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, आरटीआई अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग के तहत नियुक्त सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या है? इसका जो कार्यकाल है वो कितना है? तो दोस्तों इसका कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन 63, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये पारित हुआ था 1 जून 1927 को। भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 से जो लागू हुआ था 1 जून 1927 को, 1 जून 1927 को ये लागू हुआ था। 64 की बात करें, क्वेश्चन नंबर है, मंडल में एसबीएफ समिति का अध्यक्ष कौन होता है? स्टाफ बेनिफिट फंड इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। और मंडल में दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, सीनियर डीपीओ मंडल में एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट फंड का जो समिति है उसका अध्यक्ष होता है। स्टाफ बेनिफिट फंड मैंने बताया था कि रेलवे में 1931 में ये रेलवे में आया था और मंडल स्तर पर पूछा गया था। तो मंडल स्तर पर है, सीनियर डीपीओ इसका अध्यक्ष होता है। और अगर इसमें अंशदान की राशि पूछ ली जाए कि एसबीएफ में अंशदान की जो राशि है वो कितनी है, तो 800 रुपये अंशदान की राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए 65, स्काउटिंग कोटा में भारतीय रेलवे में भर्ती के लिए सभी भारतीय रेल कार्यक्रमों सहित राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय जम्बूरी में 2 या 2 से अधिक अतिरिक्त कार्यक्रमों में भाग लेने पर प्रमाण पत्र के कितने अंक दिए जाते हैं? भारतीय रेलवे में कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय जम्बूरी में 2 या 2 से अधिक अतिरिक्त कार्यक्रमों में भाग लेने पर प्रमाण पत्र के 10 अंक दिए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 10 अंक दोस्तों यहाँ पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से स्काउट के तहत उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है? ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों जम्बूरी, ऊपर भी आया था जम्बूरी। तो स्काउट के तहत उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला जो शब्द है वो है जम्बूरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनओटी ए फोकस एरिया ऑफ वेलफेयर इंस्पेक्टर ड्यूरिंग ए रूटीन इंस्पेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा दिनचर्या के दौरान एक कल्याण निरीक्षक का फोकस क्षेत्र नहीं है? ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले भी आया हुआ है। ऑप्शन ए में देखिए कर्मचारी आवास स्थिति, ये सही है। कैंटीन सुविधाओं की उपलब्धता, ये भी सही है। ट्रेन की गति और दक्षता, दोस्तों ये गलत है। कर्मचारियों के मनोरंजन की सुविधाएं, ये सही है। तो दोस्तों फोकस क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ट्रेन की गति और दक्षता से इसको कोई भी मतलब नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो WLI है वो कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या, महिला कर्मचारियों की संख्या 30 है या 30 से अधिक है, तो वहाँ पर पालना घर की होना चाहिए, पालना घर वहाँ पर होना चाहिए। जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या 150 है तो वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। जहाँ पर 250 कर्मचारियों की संख्या है वहाँ पर दोस्तों कैंटीन की सुविधा होना चाहिए। दोस्तों WLI की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर 500 कर्मचारी या 500 से अधिक कर्मचारी हैं तो वहाँ पर एक WLI वेलफेयर इंस्पेक्टर, एक एम्बुलेंस और डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। और जहाँ पर दोस्तों 1000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ पर CSO, चीफ सेफ्टी ऑफिसर, CSO नियुक्त किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों अलग से मैंने आपको बता दिए हैं।
कि जहाँ पर महिला कर्मचारियों की संख्या 30 है वहाँ पर पालना घर की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर 150 कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। जहाँ पर 250 कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। जहाँ पर 500 कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर एक WLI, एक डॉक्टर और एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। और जहाँ पर 1000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ पर CSO, चीफ सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते की कटौती का आदेश देने का अधिकार किसका है? निलंबन दोस्तों SF1 मैंने आपको बताया था। निलंबन दोस्तों कोई दंड नहीं है। इसका आंसर दोस्तों क्या है? इसका आंसर देखिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते की कटौती का आदेश देने का अधिकार अनुशासनात्मक प्राधिकारी का होता है। यहाँ पर दोस्तों निलंबन जो है, निलंबन की जो अवधि दी हुई है कि 3 महीने में जो निलंबन है उसके बारे में जो भी निर्णय है वो ले लेना चाहिए। और अधिकतम दोस्तों ये 6 माह तक रखा जा सकता है। निर्वाह के समय दोस्तों निर्वाह जो भत्ता दिया जाता है वो 50% तक निर्वाह भत्ता दिया जाता है। और दोस्तों मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम दोस्तों 75% की कटौती की जा सकती है निर्वाह भत्ते में। ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर था कि कटौती का आदेश देने का जो अधिकार है वो अनुशासनात्मक प्राधिकारी का है। ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रेल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाता है? रेल सेवा आचरण नियम कौन से हैं दोस्तों? 1966 रेल सेवा आचरण 1966। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि उल्लंघन माना जाता है तो भ्रष्ट आचरण में संलग्न होना, ये दोस्तों इसका सही आंसर है। ऑफ ड्यूटी के घंटों के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने में भाग लेना, दोस्तों ये नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 70, एक रेलवे कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र हो जाता है यदि उसे पूरी सेवा या सेवा पूरी कर ली हो, सेवानिवृत्त हो गया हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दोबारा से देखिए, एक रेलवे कर्मचारी पेंशन के लिए कब पात्र हो जाएगा ये पूछा गया है। तो दोस्तों पेंशन के लिए कब पात्र हो जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 10 वर्ष में। मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको बता देता हूँ। एक रूल है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल, इनमें क्या क्या होता है? 2 साल में दोस्तों कोई भी जो कर्मचारी हो परमानेंट हो जाता है, परमानेंट स्थायी हो जाता है, स्थायी। 5 साल में दोस्तों, 5 साल में जो ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं जब जॉब पर लगते हैं उनको स्टार्टिंग में 1 पास मिलता है। 5 साल के बाद दोस्तों उनको 3 सेट पास मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्टडी लीव, जो पढ़ाई के लिए छुट्टी है, स्टडी लीव, वो भी मिलना शुरू हो जाती है। 10 वर्ष की बात करें तो दोस्तों पेंशन के हकदार हो जाते हैं। 15 वर्ष की बात करें, 15 वर्ष की जब सेवा हो जाती है तो पेंशन रिस्टोर हो जाती है। और 20 वर्ष की बात करें तो दोस्तों 20 वर्ष में ये BRS ले सकते हैं, BRS ले सकते हैं और मानार्थ पास के हकदार हो जाते हैं, मानार्थ पास के हकदार हो जाते हैं। 2 वर्ष में परमानेंट, 5 वर्ष में जो ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं जिनको 1 पास मिलता था स्टार्टिंग में, उनको अभी 3 सेट पास मिलना स्टार्ट हो जाता है, स्टडी लीव मिलना स्टार्ट हो जाती है। 10 वर्ष में दोस्तों पेंशन के हकदार हो जाते हैं, 15 वर्ष में पेंशन के रिस्टोर और 20 साल में दोस्तों BRS दे सकते हैं और मानार्थ पास के हकदार हो जाते हैं। ये दोस्तों कई क्वेश्चन इसमें आपको बता दिए हैं। इसका जो आंसर था ऑप्शन सी सही है, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 71, अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राथमिकताएं क्या हैं? व्हाट इज दी प्रायोरिटीज ऑफ कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों, ड्यूटी के दौरान मरने वाले या स्थायी रूप से अपंग होने वाले कर्मचारी के आश्रित, तो दोस्तों ये सही है। बी में देखिए, उन कर्मचारियों के आश्रित जिनकी ड्यूटी पर न होने के दौरान रेलवे या अन्य दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों ये भी सही है।
ऑप्शन सी में देखिए सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या सेवा के दौरान पूरी तरह से अक्षम हो जाते हैं, भले ही सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने या पूरी तरह से सेवानिवृत्ति लाभ अर्जित करने के लिए सेवा की अवधि शेष है, वो ये भी सही है। ऑप्शन डी में देखिए कर्मचारियों के आश्रित जो चिकित्सीय रूप से विवर्गीकृत हैं, विवर्गीकृत हैं, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो दोस्तों ए बी सी डी तीनों सही हैं और ये दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि ए बी सी डी तीनों ही यहाँ पर दोस्तों तीनों चारों सही है दोस्तों, ए बी सी डी चारों ही दोस्तों यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। 72 में देखिए जीएम की व्यक्तिगत सिफारिशों पर रेल मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के साथ अनुकंपा नियुक्तियों की समय सीमा उन मामलों में जहां डैश वर्ष से अधिक हो गया है, तो दोस्तों 25 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 25 वर्ष से अधिक समय हो गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। 20 वर्ष की आहार्क सेवा के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति होने के इच्छुक रेलवे कर्मचारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। तो दोस्तों बीआरएस के लिए मैंने आपको बताया 20 वर्ष की सेवा, 20 वर्ष की सेवा। और ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों लिखा हुआ है नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में 3 महीने पूर्व, यही दोस्तों इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 73 का। अगला क्वेश्चन देखिए 74। ऐसे मामलों में जहां दुर्भावना स्थापित हो जाती है और एक रेलवे कर्मचारी को मेडिकल मैनुअल के डैश के अनुसार सभी पदों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और वह रेलवे सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, ऐसे रेलवे कर्मचारी के बाढ़ में अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार्य नहीं होगी। तो दोस्तों कौन सा पैरा है? पैरा नंबर 512 का सेकंड, 512 का सेकंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75। अनुत्तीर्ण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में असफल लोगों के बीच सर्वश्रेष्ठ के अंतर्गत पदोन्नति लागू है, तो दोस्तों ये गैर संरक्षा श्रेणी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 75 का गैर संरक्षा श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखिए 76 से निर्वाह भत्ते से निम्नलिखित कटौतियां की जा सकती हैं, तो ऑप्शन ए में देखिए कौन कौन सी कटौतियां हैं। आयकर जहां दे हो, अनुबंध प्रणाली के तहत डॉक्टरों की फीस, अनुबंध प्रणाली के तहत डॉक्टरों की फीस, स्टेशन डेबिट, स्टोर डेबिट, वर्कशॉप डेबिट, अस्पताल आहार। दोस्तों ये इसका गलत है कि डॉक्टरों की फीस या स्टेशन डेबिट, स्टोर डेबिट, दोस्तों यहाँ पर ये गलत है। अगला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बी ऑप्शन, उसमें दिया हुआ है कि घर का किराया, संबंध शुल्क यानी बिजली शुल्क, पानी शुल्क, सरकार के लिए अग्रिम और ऋण की वसूली, ये दोस्तों इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए ले ऑफ का अर्थ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के संबंध में है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कोयला, बिजली या कच्चे माल की कमी के कारण नियोक्ता की विफलता, इनकार या असमर्थता, तो दोस्तों ये सही है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 77 का बी ऑप्शन, उसमें देखते हैं कि स्टॉक का संचय या मशीनरी का टूटना या प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य संबंधित कारण से ऐसे श्रमिक को रोजगार देना जिसका नाम उसके औद्योगिक प्रतिष्ठान के मास्टर रोल पर है और जिसकी छटनी नहीं की गई है, तो दोस्तों ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 77 के दोनों सही रहेंगे, ए और बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 78। इसमें क्या कहा गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के संबंध में कोई व्यक्ति श्रम मंत्रालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक ऑप्शन ए में वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या वह कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए जिला न्यायाधीश रहा हो और एक अतिरिक्त
जिला न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में देखिए दोस्तों, भारत में किसी भी न्यायिक पद पर कम से कम 7 वर्षों तक रहा हो, ये भी सही है। ऑप्शन डी में देखिए, वह किसी के तहत गठित श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रहे हैं। प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम कम से कम 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी भी सही है। तो दोस्तों ए बी सी डी सही है और ऐसा ऑप्शन दोस्तों बी में दिया हुआ है। ए बी सी और डी चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, चैप्टर 6 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 रिलेटेड विथ कारखाना अधिनियम 1948 का अध्याय 6 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन में वयस्कों के काम के घंटे, तो दोस्तों ये सही है। युवाओं को रोजगार, ये दोस्तों गलत है। वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी, ये भी गलत है। विशेष प्रावधान, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वयस्कों के काम के घंटे। क्वेश्चन नंबर 80, कारखाना अधिनियम 1948 कब से लागू हुआ? तो दोस्तों कारखाना अधिनियम 1948 लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949 से 1 अप्रैल 1949। इसमें अभी तक दोस्तों 2 बार संशोधन हो चुका है। एक बार 1987 में, 1987 में, और दूसरी बार 2016 में। 2 बार संशोधन हो चुका है कारखाना अधिनियम 1948 से, जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949 से में, और इसमें अभी तक 2 बार संशोधन हो चुका है 1987 और 2016 में। अगला क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम की तीसरी अनुसूची डैश से संबंधित है? तो दोस्तों उल्लेखनीय बीमारियों की सूची, ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। इसके अलावा दोस्तों अगला देखते हैं, बी में कहा है कार्य वातावरण में कुछ रासायनिक पदार्थों के अनुमेय स्तर, ये गलत है। खतरनाक प्रक्रियाओं से जुड़े उद्योगों की सूची, ये भी गलत है। और दोस्तों ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए, अनुचित श्रम व्यवहार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 5th शेड्यूल 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है। अगला 83 में देखिए, RBE 135 2019 के अनुसार रेलवे आवास आवंटन का सही विकल्प चुने। तो दोस्तों सही विकल्प में देखिए, पहला विकल्प है ए में, रुपये 2400 से अधिक ग्रेड वेतन और रुपये 4200 तक वेतन वाले कर्मचारी टाइप 2 रेलवे आवास। तो दोस्तों टाइप 2 यहाँ पर जो 4200 ग्रेड पे है उनको टाइप 4 भी क्वार्टर मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 83 का बी, 83 के बी में देखिए, राजपत्रित अधिकारी ग्रेड पे वेतन जो है वो 6600 टाइप 5। दोस्तों टाइप 5 क्वार्टर नहीं होते हैं, लास्ट टाइप 4 ही मिलते हैं 4200 से, जितने भी ऊपर के ग्रेड के अधिकारी हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का सी देखिए, ग्रेड वेतन 4200, ग्रेड वेतन 4200 से अधिक ग्रेड वाले वेतन वाले कर्मचारी जिनको टाइप 4, दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी में देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर है। 83 का सी सही आंसर है। 84 में देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 रेलवे क्वार्टरों के संबंध में 10% आरक्षण उन सभी क्षेत्र में SC ST कर्मचारियों के पक्ष में बनाया जाए होना चाहिए जहां क्वार्टर की संख्या 50 या उससे अधिक हो। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए 50 या उससे अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 85 है, रेलवे अधिकारियों को DRM के रूप में उनकी पोस्टिंग पर उनके पिछले पोस्टिंग स्थान पर कार्य डैश कार्यकाल और अन्य डैश महीनों के लिए रेलवे क्वार्टर की अनुमति दी जा सकती है। संपूर्ण अवधि एवं 2 माह, संपूर्ण अवधि एवं 2 माह। ऑप्शन ए इसका
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 86 है, मॉडल एसओपी मॉडल एसओपी 2018 के अनुसार जेएजी और उससे ऊपर के स्केल के अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों 86 में ऑप्शन ए में डीआरएम दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जीएम, ऑप्शन सी में रेलवे बोर्ड। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 में देखिए मॉडल एसओपी 2018 के अनुसार राजपत्रित कर्मचारियों को 45 दिनों तक की छुट्टी देने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में सीनियर स्केल अधिकारी। तो ऑप्शन ए ही दोस्तों इसका सही आंसर है, सीनियर स्केल अधिकारी। 88 में देखिए मॉडल मंडल में मॉडल एसओपी 2018 के अनुसार पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जो एनओसी होती है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, कौन जारी कर सकता है? तो दोस्तों ये जारी कर सकता है सीनियर डीपीओ। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, सीनियर डीपीओ। अगला क्वेश्चन देखिए 89 में देखिए खेलों के लिए वर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय बैठकों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए में देखिए श्रेणी ए1 ओलंपिक श्रेणी, ओलंपिक खेल श्रेणी, श्रेणी ए2 एशियाई खेल श्रेणी, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में देखिए श्रेणी बी में राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियन, विश्व कप है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में देखिए श्रेणी सी में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, डी बी यहाँ पर सही है। तो ए बी सी डी करेक्ट है, ऑप्शन ए बी सी डी चारों यहाँ पर दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। उम्मीदवार जो अधिसूचना के जवाब में आवेदन करते हैं और स्काउट और गाइड कोटा के तहत नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र पाए जाते हैं, उनका मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। पहला 60 अंकों की लिखित परीक्षा सही है। बी में प्रमाण पत्र के 40 अंक, दोनों सही हैं दोस्तों। बोथ ए और बी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए और बी आर करेक्ट, दोनों ही यहाँ पर सही है। 91 की बात करते हैं। उससे कर्मचारी के अवकाश नकदीकरण की गणना करें जिसने 30 वर्षों की सेवा पूरी की है, जिसमें गैर अहर्क सेवा 4 वर्ष है। कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है, डीए 46% है। कर्मचारी की छुट्टी शेष 260 एलएपी और 450 एचएलएपी है निकटतम मान में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये हल कराता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन रहेगी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 और डीए 46%। कर्मचारी के पास जो छुट्टी बची हुई है 260 है और जो एलएपी है 450 एचएलएपी हैं। कर्मचारी को 300 एलएपी का जो पैसा है वो नकदीकरण के रूप में मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कर्मचारी को 260 कर्मचारियों के पास है, बाकी दोस्तों 40 छुट्टियां एचएलएपी से लेकर इनको 300 कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए एचएलएपी में आप जो पेमेंट है वो हाफ ही मिलता है, 1/2 ही मिलता है, आधा ही मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 260 प्लस 40 एचएलएपी, तो यहाँ पर केवल 20 डे का ही पैसा मिलेगा। तो टोटल जो पैसा होगा 280 दिन का यहाँ पर पैसा मिलेगा। 280 दिन का यहाँ पर दोस्तों नकदीकरण किया जाएगा। 280, अब 280 में दोस्तों अगर मंथ बनाए जाएं तो 30 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 9 मंथ, 9 माह और 10 दिन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों गणना करते हैं कि 909 माह और 10 दिन का
वेतन उसको कितना मिलेगा। डीए उसका दोस्तों 50,000 है। ओ सॉरी, यहाँ पर जो कर्मचारी का मूल वेतन है 50,000 है और 46% डीए है। 50 का अगर 46% निकालते हैं तो दोस्तों 23,000 हो जाएगा। तो 23,000 दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, डीए। 50,000 दोस्तों यहाँ पर मूल वेतन हो गया। टोटल दोस्तों 73,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर उसका मासिक वेतन हो गया है। तो 9 महीने, इसको 9 से गुणा कर देंगे तो 9 महीने का दोस्तों यहाँ पर जो वेतन आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6,57,000, 6,57,000 रुपये दोस्तों 9 माह का वेतन आ गया। अब दोस्तों आपको 10 दिन का वेतन और निकालना है। तो एक माह का दोस्तों 73,000 था, ये निकला था हमारा। तो 73,000 में दोस्तों 30 का अगर डिवाइड कर देंगे, 30 का डिवाइड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 दिन का 10 दिन का जो निकल के आएगा वो 24,333 रुपये निकल के आ जाएगा, जो 6,57,000 में जोड़ देंगे तो दोस्तों यहाँ पर 6,81,300 रुपये। तो यहाँ देखिए 6,81,300 रुपये इसका आंसर रहेगा। तो देखिए दोस्तों निकटतम मान में तो 6,81,333 दिया हुआ है, तो यही सही आंसर है। दोबारा से दोस्तों इसको समझिए, कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है, डीए दोस्तों 46% है। तो 50,000 का 46% हमने निकाला 23,000। 50,000 मूल वेतन प्लस डीए 23,000, तो 73,000 रुपये उसका पर मंथ का वेतन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो छुट्टी निकाल रहे हैं कि 260 छुट्टी है उसके पास में एलएपी, 40 एचएलएपी ले लेते हैं तो 300 कर लेंगे, लेकिन दोस्तों 40 एचएलएपी लेंगे उसमें 20 ही छुट्टी का पैसा मिलेगा। तो 260 प्लस 20 280 दिन का पैसा मिलेगा। 280 दिन को दोस्तों महीने में हमने कन्वर्ट किया तो 9 माह 10 दिन, 9 माह का यहाँ पर हमने 73 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों 6,57,000 आ गया और 10 दिन का निकाल लिया 24,333 रुपये, दोनों को जोड़ा तो 6,81,330 रुपये दोस्तों होता है। तो निकटतम मान में ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 92, एचआरएमएस कब लॉन्च हुआ। तो दोस्तों एचआरएमएस लॉन्च हुआ 26 नवंबर 2020 को। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इसका लॉन्च हुआ था 26 नवंबर 2020 को। 26 नवंबर 2020 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी के अनुरोध पर परिवर्तन के लिए भारतीय रेलवे में एचआरएमएस में से कौन सा टैब उपलब्ध नहीं है। तो फैमिली डिटेल्स रहती है, कम्युनिकेशन भी रहता है, संचार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रहती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीयता नहीं रहती है। एचआरएमएस में जो टैब होते हैं और उसमें राष्ट्रीयता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 94, मृत कर्मचारी के जीवन साथी के संबंध में सही विकल्प चुने जिसका बाढ़ अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था और उसकी अपेक्षित प्रशिक्षण से गुजरने से पूर्व मृत्यु हो गई। चिकित्सीय अक्षम होने पर नामित करने के लिए अनुमति दी जा सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कहा गया है कि अन्य बाढ़ स्वयं या मृतक या चिकित्सीय की विधवा या पत्नी अनुकंपा की नियुक्ति हेतु अक्षम प्रशिक्षु पर विचार। तो दोस्तों ये सही होगा। ऑप्शन बी में कहा है यदि मृत कर्मचारी का जीवन साथी नामांकन के लिए जीवित नहीं है, यदि मृत या चिकित्सीय रूप से अक्षम सीजीए प्रशिक्षु विवाहित है तो विधवा, मृतक या चिकित्सीय रूप से अक्षम सीजीए प्रशिक्षु की पत्नी पर विचार किया जा सकता है सीजीए के लिए। तो दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन सी में यदि मृत चिकित्सीय रूप से अक्षम सीजीए प्रशिक्षु अविवाहित है तो दूसरा सीजीए के लिए मूल कर्मचारी के बाढ़ पर विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन ए बी सी जिसमें भी है, ऑप्शन सी में देखिए ए एंड बी एंड सी आर करेक्ट, ए और बी और सी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, भारत
के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक विशेष अनुमति याचिका एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध दायर किया जा सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 226 और 227 इसका सही आंसर है। एसएलपी की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो स्पेशल लीव पिटीशन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 फरवरी 2023 को प्रति माह 4 घंटे की दैनिक ड्यूटी जैसा कि संशोधित किया गया है, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सलाहकारों को एसबीए के अंतर्गत देय मानदेय की संशोधित दरें क्या हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 37,500 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 97 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की अतिरिक्त राशि का प्रतिशत क्या है? मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए 80 से 85 वर्ष की उम्र में 20% अतिरिक्त राशि का प्रतिशत दिया जाता है। पेंशन की अतिरिक्त राशि 20%, 80 से ज्यादा हो और 85 से कम हो। 85 से लेकर 90, 85 से लेकर 90, 85 से अधिक हो और 90 से कम हो तो दोस्तों यहाँ पर 30%, 85 से 90 से लेके 95 तक दोस्तों 40% और 95 से लेके 100 तक दोस्तों 50% अतिरिक्त राशि दी जाती है। यहाँ पूछा है दोस्तों 100 वर्ष की आयु पूर्ण करनी है, तो 100 वर्ष प्लस 100 वर्ष मतलब 100 वर्ष से अधिक, तो 100% दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त पेंशन की राशि दी जाएगी। तो 100% ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 80 से 85 में 20%, 85 से 90 में 30%, 90 से 95 में 40%, 95 से लेकर 100 में 50% और 100 वर्ष से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर 100% दिया जाएगा अतिरिक्त पेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए में देखिए इंडक्शन कोर्स फॉर जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क 21 डे, ये सही है। ऑप्शन बी में देखिए रिफ्रेशर कोर्स फॉर जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क 6 डेज, ये गलत है। रिफ्रेशर कोर्स फॉर ओएस चीफ ओएस 7 डे, ये भी गलत है। और इंडक्शन रिफ्रेशर कोर्स फॉर CLA 15 दिन, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इंडक्शन कोर्स फॉर जूनियर क्लर्क एंड सीनियर क्लर्क 21 डेज। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए CRB, MF, DG और GM सहित बोर्ड के सदस्यों को सर्वोच्च स्केल दिया गया है और CCR को फर्स्ट AC राजधानी एक्सप्रेस में 2 बर्थ का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 बर्थ है, 2 सीट का अधिकार दिया गया है। 100 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 100 मास्टर परिपत्र 21 से संबंधित है। जो मास्टर सर्कुलर है 21 से 21 रिलेटेड टू, ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में कहा गया है रेलवे में अधिशेष कर्मचारियों का अवशोषण और उपयोग, ये गलत है, इससे नहीं है। एफजी व मास्टर परिपत्र, ये भी गलत है। कैजुअल लीव, ये भी गलत है। नन ऑफ अबोव, इनमें से कोई नहीं, ये सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। मास्टर जो परिपत्र है 21, वो दोस्तों रिवीजन फॉर रेलवे सर्विस, सॉरी रिजाइन फॉर रेलवे सर्विस से संबंधित है। मास्टर परिपत्र 21, रिजाइन फॉर रेलवे सर्विस 21 इससे संबंधित है। ऑप्शन इसमें इस प्रकार का कोई नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर दोस्तों राजभाषा से संबंधित सोच कर ही सवालों के जवाब देने होंगे। 101 से लेकर 110 तक क्वेश्चन हैं। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया है कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आप पहले 100 क्वेश्चन जो करेंगे उनका ही जवाब चेक किए जाएंगे। 100 से यदि अधिक करते हैं तो लास्ट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो छोड़ दिए जाएंगे, वो चेक नहीं किए जाएंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों राजभाषा का जो पहला प्रश्न है 101 नंबर का,
निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन के गलत विकल्प को चुनिए। तो 61वां जो संविधान संशोधन है 1967 ये सही है। 71वां संविधान संशोधन 1992 ये भी सही है। 92वां 92वां संविधान संशोधन 2003 ये भी सही है। 100वां संविधान संशोधन 2011 दोस्तों 2011 नहीं है, ये 2015 है, इसलिए दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर गलत आंसर है, मतलब सही आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन डी। ये मैच नहीं कर रहा है कि 100वां संविधान संशोधन जो है वो 2011 में नहीं हुआ, 2015 में हुआ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में कहा गया है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 है। इसमें दोस्तों राजभाषा से संबंधित है। संविधान में स्टार्टिंग में जो भाषाएं थी टोटल 14 भाषाएं थी। उन जो 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी और वो भाषा दोस्तों जोड़ी गई थी सिंधी। सिंधी भाषा यहाँ पर दोस्तों जोड़ी गई थी। तो टोटल भाषाएं दोस्तों 15 हो गई थी। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ। इसमें दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, इसमें प्लस 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और 3 भाषाएं कौन सी थी दोस्तों, जिसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। कोमने ट्रिक के रूप में दोस्तों कोमने, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली ये 3 भाषाएं दोस्तों जोड़ी गई थी दोस्तों। 14 एक 15 और 3 18 भाषाएं दोस्तों यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद 92 में जो 92वां संविधान संशोधन 2003 है उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। बोडो में संताली, ट्रिक बोडो में संथाली, बोडो में संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली ये 4 भाषाएं। तो टोटल दोस्तों 22 भाषाएं हो गई थी। तो संविधान में अब तक 22 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी। 31वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 उसमें एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वां जो संविधान था 2003 इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102, राजभाषा अधिनियम 1976 का धारा 7 किससे संबंधित है? तो दोस्तों धारा 7 राजभाषा अधिनियम, जो राजभाषा अधिनियम 1976 है उसमें 3 बार संशोधन अभी तक हो चुका है। एक तो 1987 में, एक 1987, एक 2007 और एक 2011। राजभाषा नियम 1976 में ये 3 संशोधन हो चुके हैं। धारा 7 किससे संबंधित है? तो दोस्तों आवेदन अभ्यावेदन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। इस रूल में दोस्तों राजभाषा नियम का जो रूल है इसमें ये जो लागू हुआ था 1976, पूरी डेट है 17 जुलाई 1976, 17 जुलाई 1976 और ये जो नियम है वो तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि राजभाषा नियम किस राज्य पर लागू नहीं होता है, तो ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। 17/7/1976 में ये नियम लागू किया गया था और इसमें अभी तक 3 बार संशोधन हो चुका है, 1987, 2007 और 2011। अब देखिए अगला क्वेश्चन 103 नंबर, संसद में संविधान का भाग डैश 14/9/1949 को पारित हुआ। तो भाग 17 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भाग 17 ये 14/9/1949 को पारित हुआ। भाग 17 का जो संबंध है वो अनुच्छेद 343 से लेकर 343 से 351 भाग 17 में आते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 टोटल 9 अनुच्छेद दोस्तों आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, वर्ष 1973 में पहली बार गठित रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों ये श्री ललित नारायण मिश्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। श्री ललित नारायण मिश्रा 1976 में जो हिंदी सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे श्री ओम मेहता। 1973 में श्री ललित नारायण मिश्रा, और 1973 में तो हो गया श्री ललित नारायण मिश्रा, और 1976 की जो रेल हिंदी सलाहकार समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे श्री ओम मेहता थे। अगला क्वेश्चन देखिए 104 के बाद 105, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ? 1956 से, 1965, 1960 और 1966। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1960। 1966 में रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन हुआ था 1960। क्वेश्चन नंबर 106, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन डी में देखिए धारा 8 में राजभाषा अधिनियम जो है कि धारा 8 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। और दोस्तों ये राजभाषा अधिनियम है वो 1963 में 1963 में बना था। 10 मई 1963 और 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था, बना था 10 मई 1963 में। संशोधन 10 मई 1967, पूरे 4 साल बाद। अगला क्वेश्चन, भारत की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की बात हो रही है दोस्तों, विश्व में नहीं हो रही है। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो तीसरी भाषा है वो कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर पे भारत की बात करें तो पहली हिंदी है, दूसरी दोस्तों है बांग्ला है, और तीसरी दोस्तों तेलुगु है, तीसरी है तेलुगु। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, तेलुगु भाषा दोस्तों इसका सही आंसर है। अगर विश्व की बात करें दोस्तों, विश्व में फर्स्ट नंबर पे जो है वो है चीनी, सबसे फर्स्ट नंबर पर है चीनी। और दूसरे नंबर की बात करें तो वो है स्पेनिश, और तीसरे नंबर की बात करें तो वो है इंग्लिश, और चौथे नंबर की बात करें तो वो हिंदी दोस्तों चौथे नंबर पर आती है विश्व में। भारत में हिंदी फर्स्ट नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देखिए 108 है, ख क्षेत्र में आने वाले प्रदेश का सही विकल्प चुनें। ख क्षेत्र में आने वाले प्रदेश का सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों इनको जो प्रदेश है उनको 3 भागों में, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो क, ख और ग, क, ख, ग 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ख के लिए दोस्तों यहाँ पर पूछा है, तो पहले मैं क के लिए बता देता हूँ कि क में कौन कौन से हैं। तो दोस्तों क में 11 राज्य हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और कुछ राज्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अंडमान और दिल्ली, ये दोस्तों यहाँ पर क क्षेत्र में आते हैं। जिसके लिए मैंने ट्रिक बना के रखी है, रोबजुम CHH, अंडमान दिल्ली, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, J से झारखंड, और दूसरा जो U है उत्तराखंड, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, H से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार। ये दोस्तों बना के रखी है पहली ट्रिक है। रुबजुम RUB राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जुम JUM झारखंड, दूसरा जो यू है उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल।
अंडमान और निकोबार। अब बात करते हैं, ये तो कै क्षेत्र हो गया। अगर ख क्षेत्र की बात करें तो जीएमपी, जीएमपी दमदीचड़, दमदीचड़, जीएमपी जी से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, दमन दीप, दमन दीप और चंडीगढ़, दमन दीप और चंडीगढ़ ये दोस्तों आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं वो गै क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, राजभाषा प्रचार प्रसार के लिए रेल मंत्रालय द्वारा बनाए गए ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों रेल राजभाषा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, रेल राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 110 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे संबंधित मैं आपको कई अनुच्छेद यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अनुच्छेद 348 क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था कि 343 से लेके 351 तक के 9 अनुच्छेद हैं राजभाषा नियम में। तो यहाँ पर 343 है। 343 में कहा है कि जो अनुच्छेद 343 है उसमें राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। 343 अनुच्छेद में बताया है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। 344 में, जो 344 है अनुच्छेद, उसमें आयोगों की स्थापना से संबंधित है। 344 आयोगों की स्थापना से संबंधित है। 345 राज्यों की राजभाषा से संबंधित है। 346 दो राज्यों के बीच राजभाषा से संबंधित है। 346 में दो राज्यों की राजभाषा से संबंधित है। 347 में दोस्तों राजभाषा के चयन से संबंधित है, राजभाषा के चयन से संबंधित है। 348 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या संसद या राज्यसभा आदि में अंग्रेजी के प्रयोग से संबंधित है, जिसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। 349 शेष प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। 349 में शेष प्रकार की विधियां। 350 में कौन सा है? हिंदी का प्राथमिक स्तर पर विकास करना। 350 हिंदी का प्राथमिक स्तर पर विकास करना। 351 हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और हिंदी को बढ़ावा देना, ये 351 है। यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, उच्चतम न्यायालय के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जो होगी अंग्रेजी होगी, 348 में कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक बार दोबारा से सुनिए, 343 में कहा है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। 344 में आयोगों की स्थापना से संबंधित है। 345 राज्यों की राजभाषा से संबंधित है। 346 दोनों राज्यों के बीच राज्यसभा से राजभाषा से संबंधित है। 347 राजभाषा के चयन से संबंधित है। 348 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, संसद या राज्यसभा आदि में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। 349 शेष प्रकार की विधियों से संबंधित है। अनुच्छेद 350 हिंदी का प्राथमिक स्तर पर विकास करना और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 351 में बताया गया है। इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा पेपर मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हल कराया है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।